बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड देखेंगे। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि नॉन ज़ीरो है और उसका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ज़ीरो हैं, तो हम दूसरा जो वेक्टर बी है उसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए, इट इज़ गिवन दैट अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। इसका मतलब है कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ तब ज़ीरो होगा जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है तो फिर डेफिनेटली वो एंगल हमारे पास 0 डिग्री होगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 0 और 90 साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकता। तो इसका ये मतलब है कि जो आपका बी वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 0 है। तो आप जो आपका वेक्टर बी है उसके बारे में कह सकते हैं कि आपका वेक्टर बी नल वेक्टर है। क्वेश्चन 7 है, एक पार्टिकल के ऊपर एक ही फोर्स लग रही है तो वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो पहले हम कंडीशन देख लेते हैं इक्विलिब्रियम की। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसमें सब की सब फोर्सेस का सम 0 होगा या नेट फोर्स 0 होगी। और जब ऐसा नहीं होगा, सिंगल फोर्स होगी, तो सिंगल फोर्स तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी और ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। तो मतलब ये एम ए के इक्वल होगा और जो कि 0 नहीं है। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल फोर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हमने एक डोर को ओपन करना है तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या जो आपका आंसर है कि मतलब उसमें क्लॉकवाइज टॉर्क है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो आप टूवर्ड्स या अवे पे डिपेंड करता है। तो आंसर है यस, ये डिपेंड करता है। तो पहले आप जब डोर को ओपन करेंगे अपनी तरफ तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा जब आप टॉप से व्यू करेंगे तो वो क्लॉकवाइज होगा। जब डोर को आप ओपन करेंगे अवे तो फिर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। व्यूअर्स, इस चीज़ को समझने के लिए हम टॉप व्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, एक साइड पे मैंने सपोज कर लिया कि जो हमारा डोर है उसके हिंजेस मौजूद हैं और दूसरी तरफ हैंडल मौजूद है। अब हैंडल को जब मैं पुल कर रहा हूँ अपनी तरफ तो फिर देखें इसमें हमारे पास ना क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। और सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जब हम इस हैंडल को पुश करेंगे अवे फ्रॉम अस तो फिर क्या होगा, इस केस में हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। नेवर यूज लार्ज रेंच टू टाइटन अ स्मॉल बोल्ट। कभी भी आप बड़ा रेंच मत इस्तेमाल करें एक छोटे बोल्ट को ओपन करने के लिए। तो ये वार्निंग जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। अब हमारे पास अगर जो रेंच है वो लार्ज है तो उसका मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा। मोमेंट आर्म के ज़्यादा होने से क्या होगा, अगर हम सेम वैल्यू ऑफ द फोर्स है उस पर हम बड़े रेंच के ऊपर लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब ज़्यादा टॉर्क क्या कर सकता है, ज़्यादा टॉर्क दो काम कर सकता है, एक स्मॉल बोल्ट को डैमेज कर सकता है या उसको तोड़ सकता है। तो इस वजह से हमें ये वार्निंग दी जाती है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स क्या टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है? तो आंसर है कि बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों? सेंट्रल फोर्स क्या होती है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर एक्ट करती है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर एक्ट करेगी तो मोमेंट आर्म 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। जब हमारे पास मोमेंट आर्म 0 हो गया, जब हम आर की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास टॉर्क 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैटेलाइट मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ तो फिर जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है वो एक सेंट्रल फोर्स है, वो कभी भी एक सैटेलाइट को अपने एक्सिस के अबाउट नहीं घुमा सकती। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस।